हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2011 के सॉल्यूशन एंड दिस इज पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 71 से 80। क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडल गैस चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 50 पास्कल, तो वर्क डन कितना होगा। देखो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू में चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर में गिवन है SI यूनिट में 50, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन वॉल्यूम्स कैसे, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वॉल्यूम में चेंज कितना है, पहले 10 और फिर है 4, तो हम V फाइनल माइनस V इनिशियल करेंगे। सो इट विल बी इक्वल टू 50 इंटू में फाइनल माइनस इनिशियल 10, 4 माइनस 10 यानी कि ये हो जाएगा 50 इंटू में माइनस 6, सो इट विल बी माइनस 300 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो सिंपल फॉर्मूला है वर्क डन का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम, W इक्वल टू P डॉट V। क्वेश्चन नंबर 72, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट कंजर्वेशन। देखो, अगर आप फर्स्ट लॉ लिखेंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे, तो जो भी हीट आप दे रहे हैं सिस्टम को वो दो जगह यूज हो जाती है, एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में और वर्क डन करने में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, तो जो भी हमने एनर्जी दी वो कहीं ना कहीं यूज हो रही है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। सो वी कैन से दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस डिपेंड्स ऑन। तो जो इंटरनल एनर्जी है एक्चुअली वो डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पर, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। सो वी कैन से दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी। अगर मान लीजिए कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट रहेगा और जो इंटरनल एनर्जी होगा उसका जो चेंज होगा इट विल बी 0। तो इस तरह से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो इंटरनल एनर्जी 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 74, व्हेन 110 जूल ऑफ हीट आर एडेड टू अ गैसेस सिस्टम द इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 40 जूल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें फाइंड करना। तो अगेन क्योंकि इंटरनल एनर्जी और वर्क डन की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे इक्वेशन अभी हमने डिस्कस करी थी। जो हीट हो गई डेल्टा क्यू, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। अब यहाँ पर जो हीट है हम कितनी हीट दे रहे हैं 110, तो इसको 110 लिख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है वो है 40 और वर्क डन हमें फाइंड करना है। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 110 माइनस 40, सो इट विल बी इक्वल टू 70 जूल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इन ए गिवन प्रोसेस ऑफ एन आइडल गैस वर्क डन का जो dW जो है वो 0 है और dQ लेस देन है 0 से, तो फिर क्या होगा। देखो, फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। जो dQ है वो इक्वल होता है dW प्लस du के। अब ये वैल्यू 0 है, ठीक है। जब ये वैल्यू 0 है तो dQ इक्वल टू किसके हो गया, du के। और ये बोला गया है कि जो dQ है वो लेस देन है 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि dQ की वैल्यू अगर लेस देन है 0 से तो du की भी वैल्यू 0 से कम होगी। और देखो, जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेम्परेचर होगा वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, कार्नोट साइकिल रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। देखो, कार्नोट साइकिल में टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। पहला आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, उसके बाद आइसोथर्मल, और एक्सपेंशन का जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि जो गैस होगी वो कंप्रेस्ड होगी, तो इसको हम कंप्रेसर बोल सकते हैं, कंप्रेशन। और एडियाबैटिक, फिर यहाँ पर फिर से वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये 4 प्रोसेस होता है और आप ये देखिए कि जहां से शुरुआत हो रही है साइकिल पूरी वहीं पर इनिशियल कंडीशन पर आ गई है, तो इसका मतलब ये होगा एक रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 77, अ कार्नोट इंजन टेक्स 3000
केल्विन, सॉरी 3000 किलो होगा यहाँ पर, कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर ऑफ 627 डिग्री सेल्सियस एंड गिव इट टू अ सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस। द वर्क डन बाय द इंजन कितना होगा? देखिए, जो कोफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी है कार्नोट में, उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन में T1। अभी T2 और T1 क्या है? तो T2 का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ द सिंक और यहाँ पर T1 है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। और एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमेशा ज्यादा होता है टेम्परेचर ऑफ द सिंक से। और यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वर्क डन एंड हीट टेकन फ्रॉम द सिंक इक्वल होता है वर्क डन बाय द कार्नोट इंजन अपॉन में यहाँ पर हीट टेकन। तो इन्हीं दो फॉर्मूले को रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन जो भी आप टेम्परेचर लिखेंगे यहाँ पर T2 और T1 ये सब केल्विन में होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करते हैं टेम्परेचर को केल्विन में। 27 में 273 ऐड करना होगा तो ये आ जाएगा 300 केल्विन, और इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ दी, देखो जो कम वाला है ना वो है टेम्परेचर ऑफ सिंक, तो वैसे तो यहाँ पर दिया भी है पर ध्यान रखना, और जो ज्यादा वाला वो टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सो इट विल बी इक्वल टू 627 प्लस 273, सो इट विल बी इक्वल टू 900 केल्विन। एक और चीज, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, तो इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक्चुअली जितने भी आंसर है वो सब जूल में है, तो हम जो ये हीट हमें गिवन है इसको मैं क्यों मान लेता हूँ, इट इज गिवन 3, अच्छा इसको 10 की पावर 3 में लिख सकते हैं कैलोरी किलो कैलोरी, तो 3 इंटू 10 की पावर 3, और क्योंकि किलो है ना तो 10 की पावर 3 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सो इट विल बिकम 3 इंटू 10 की पावर 6। तो ये अभी कैलोरी में आया और इस कैलोरी को हम कन्वर्ट करेंगे जूल में, सो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 6 इंटू में 4.2, अभी आ गए जूल में। ठीक है, तो एक कैलोरी में 4.2 जूल थे, इसलिए हमने जितनी भी कैलोरी हमारी आई हीट एनर्जी उसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो देखो 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक मतलब कितना है 300 अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स यहाँ पर तो वो है 900, सो इट विल बी इक्वल टू वर्क डन हमें फाइंड करना है, और हीट टेकन है 3 इंटू में 10 की पावर 6 इंटू में 4.2। अच्छा इसको 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, ये मतलब आ जाएगा 3, यानी कि 1 माइनस 1/3 यहाँ पर बचा है, तो 1 माइनस 1/3 का मतलब 2/3, तो यहाँ पर आएगा 2 अपॉन में 3 इक्वल टू वर्क डन अपॉन में 3 इंटू में 4.2 इंटू में 10 की पावर 6। वापिस देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर W विल बी इक्वल टू 2 इंटू में 4.2 इंटू में 10 की पावर 6, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 8.4 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो हमने दोनों फॉर्मूला का अप्लाई किया, टेम्परेचर को चेंज किया केल्विन में, एनर्जी को चेंज किया जूल में, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ एंड प्रेशर ऑफ एनी गैस। देखो मीन फ्री पाथ के मैं आपको सब फॉर्मूले बता देता हूँ। मीन फ्री पाथ ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है 1/√2 n इंटू में पाई इंटू में d का स्क्वायर, एन डेंसिटी और d डायमीटर। और अगर इसी फॉर्मूले को आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे या प्रेशर में चेंज करेंगे तो देखो डेंसिटी के टर्म में होगा m/√2 पाई d स्क्वायर इंटू में रो, और टेम्परेचर के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं kT/√2 पाई d स्क्वायर इंटू में प्रेशर P। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मीन फ्री पाथ है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है डेंसिटी पर, इन्वर्सली डिपेंड करता है d के स्क्वायर पर, डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और इन्वर्सली डिपेंड करता है प्रेशर पर। और आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीन फ्री पाथ के वो इसी पर बेस्ड होते हैं कि मीन फ्री पाथ का या तो फॉर्मूला क्या होगा या फिर उसका डिपेंडेंस कैसे होगी टेम्परेचर पर या प्रेशर पर। तो फिलहाल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लैम्डा क्योंकि इन्वर्सली पी पर डिपेंड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मीन फ्री पाथ होगा वो इन्वर्सली पी पर डिपेंड करता है, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो p की पावर -1। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसलिए सारे फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एनी गैस कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। देखो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द टेम्परेचर पर,
देयरफॉर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो लिक्विड के लिए विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। आपने देखा भी होगा, जैसे अगर मैं देसी घी की बात करूं, वनस्पति घी या हनी, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आसानी से फ्लो कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो विस्कोसिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पर वो कम हो जाती है। लेकिन गैस के साथ थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल है, अगर आप उनको टेम्परेचर दोगे, हाई करोगे टेम्परेचर, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे, जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैस is linearly proportional to the temperature, hence the temperature, मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी, सो इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस का किस पर प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ग्राम लॉ। ग्राम्स लॉ कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा किसी भी गैस का, इनवर्सली रिलेट करता है उसके स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास पर। एंड द इक्वेशन शोज द रेशियो ऑफ गैस ए टू गैस बी, मतलब अगर आप रेशियो की बात करें तो मास पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी देखिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो करेक्ट आंसर होगा इनवर्सली डिपेंड कर रहा है मास पर, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इन रूट।